एल्विश यादव के घर पे 24 राउंड फायरिंग होती है। अब फायरिंग के बाद जिसने ये फायरिंग करवाई है वो जिम्मेदारी लेता है और वो एक ऐसी चीज कहता है जिसको सुनकर मुझे तो हंसी आ गई। उसने कहा कि एल्विश यादव सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहा था और उससे कई लोगों का घर बर्बाद हो रहा था, जिसकी वजह से हमने ये मैसेज दिया है कि इस तरह की चीजें प्रमोट ना करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन ये धमकी देने वाले हैं कौन? क्या ये बहुत दूध के धुले हुए हैं? क्या ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी में कोई अच्छी चीजों को ला रहे हैं? नहीं, ये है एक गैंगस्टर्स। और 22 साल की उम्र में जिसने कम से कम 6 मर्डर किए, कई गैंग वॉर में शामिल रहा और बहुत सारे बड़े अपराध में उसका नाम रहा। नाम है हिमांशु भाऊ। अब हिमांशु भाऊ गैंग के नाम पर लोग हफ्ता वसूली कर रहे हैं, किसी को भी धमकी दे रहे हैं और यहां भी हिमांशु भाऊ के नाम पर एल्विश यादव को धमकी दी जाती है और ये दिखा रहे हैं कि हम सोसाइटी के सेवर बन रहे हैं। लेकिन तुमने तो खुद 3-3 मर्डर कर कर, कई अपराध कर कर, खुद गैंगस्टर बन के समाज को सुधारने चले। मतलब बड़ी विडंबना है और एक तरह से कहा जाए कि आयरनी है कि गैंगस्टर समाज सुधारक बनना चाह रहे हैं, मतलब खुद क्राइम करके। लेकिन ये समाज सुधारक बनने का जो प्रचलन है ना, ये सब सीखा गया है लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस को भी कोई जानता नहीं था, कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था। लॉरेंस बिश्नोई ने भी जब समाज का ठेका ले लिया, जब उसने कहा कि मैं सलमान खान को मार दूंगा अगर सलमान खान जो काला हिरण वाला केस है उसके लिए अगर गांव में आकर माफ़ी नहीं मांगते, मंदिर में आके माफ़ी नहीं मांगते, तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। और 1-2 बार उनके घर के भी बाहर फायरिंग की। लेकिन मकसद ये था ही नहीं, मकसद ये था नहीं, मकसद था बड़े नामचीन लोगों को टारगेट करो, उनके साथ अपना नाम जुड़ने दो, मीडिया में हेडलाइंस बनने दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऐसा होगा कि हर कोई आपसे डरने लगेगा, जो रिसोर्स है आपकी हफ्ता वसूली का वो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री पे आप काबिज हो जाओगे। जो दाऊद करता था, जो बाकी लोग करते थे, अब ये 22 साल का लड़का है हिमांशु भाऊ, जो कि खुद को बड़ा गैंगस्टर बताता और भारत में है भी नहीं, फरार है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे एल्विश यादव के घर पर क्यों फायरिंग की गई, हिमांशु भाऊ का क्या लेना देना है इसमें, हिमांशु भाऊ है कौन, कैसे गैंगस्टर बना और उसकी लॉरेंस से क्या दुश्मनी है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग हुई, 24 से ज्यादा राउंड्स फायरिंग की गई और ये जो फायरिंग है वो 5 बजे की सुबह की गई है। अब ऐसे में संडे का दिन था, लोग तो अपने घरों में सुबह सुबह सोए थे और एल्विश खुद घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन उनकी मम्मी, उनके पिता और उनके एक जो केयर टेकर है वो घर पर थे। एल्विश यादव ने 3 साल पहले एक ब्लॉग बनाया था। उस ब्लॉग में उन्होंने बताया था कि मैं कौन से फ्लोर पे रहूँगा, कौन से फ्लोर पे स्टूडियो रहेगा और मैं इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा बना रहा हूँ, सब कुछ बताया था। तो क्रिमिनल्स के लिए ईजी था, ये जो जितने दोनों फायरिंग करने वाले जो आए थे गैंगस्टर, इनके लिए ईजी था क्योंकि इन्हें रेकी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन्हें पता था किस फ्लोर पे कौन रहेगा। तो इन्होंने इसका फ़ायदा उठाकर फायरिंग कर दी और कहीं ना कहीं उनके घर में किसी को कोई हानि नहीं पहुंची, सब घर में अंदर थे और जो गोलियां थी वो दरवाजे, खिड़की और बाकी जगह लगी। और उनका काम ही यही था, जो जिन्होंने गोलियां चलाई है उनका काम ही यही था कि सिर्फ दहशत फैलानी है, सिर्फ दहशत। दहशत फैलाएंगे, अपने आप सामने वाला डरेगा और वो उनके प्रभाव में आ जाएगा। अब ये हमला करने के बाद जिम्मेदारी भाव गैंग ने ली और भाव गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने वही शुरुआत में मैंने बताया कि सट्टेबाजी ऐप को एल्विश यादव प्रमोट करता है, जिससे कई घर बर्बाद हो गए। इसी के लिए हम ऐसे लोगों को, जो सोशल मीडिया के ऐसे लोग हैं जो स्टार बनते हैं, इन लोगों के खिलाफ हमारी मुहिम है और तमाम तरह की चीज़ें, जैसे कि वो समाज सुधारक है। अब ऐसे में ये केस हुआ, आपको याद होगा एल्विश के ही दोस्त हैं फैजल पुरिया, कुछ दिन पहले उनके यहाँ भी हमला हुआ था, फिर एक शख्स की हत्या हो गई थी। ऐसे 3 केस थे और तीनों केस में हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आया था। इन सब के बीच एक हैशटैग था हर पोस्ट के साथ, वो हैशटैग था राव इंद्रजीत यादव। और इसी हैशटैग के साथ तीनों पोस्ट किए गए थे, मतलब हमला करने के बाद। और आपको याद होगा कि जब फैजलपुरिया पर भी हमला किया गया था तो इन्होंने ही, मतलब जो ये गैंगस्टर्स है, इन लोगों ने ही उसकी जिम्मेदारी ली थी, हिमांशु भाऊ गैंग ने। अब हम जानते हैं कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ कौन है और उसके क्या ताल्लुक है। जैसे कि ये रोहतक का रहने वाला है और जो गांव रिटौली,
ये गांव बड़ा ही कंट्रोवर्शियल गांव बन चुका है क्योंकि यहाँ दो गैंगस्टर्स अपना गैंग चला रहे और यहीं से दो लोग कैसे गांव के दो आपस के लोग लड़ लेते, लड़ने के बाद अपना गैंग बना लेते और आज बहुत बड़े गैंगस्टर बन गए। क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए तो 2019 में जब ये हिमांशु भाऊ 17 साल का था तो इसने पहला क्राइम किया था, पहला फायरिंग का केस था और उसके बाद इसे सुधार गृह भेजा गया हिसार में जो है वहाँ जुवेनाइल होम, वहाँ से ये फरार हो गया। फरार होकर इसने अपराध की दुनिया में अपना पूरी तरह से कदम रख दिया और फिर उसके बाद मर्डर, लूटपाट, फिरौती, धोखाधड़ी, 18 से ज़्यादा केस तो इसके ऊपर रोहतक पे और 10 से ज़्यादा केस झज्जर, दिल्ली में 7 केसेस हैं। ऐसे कई केसेस हैं इसके ऊपर और आए दिन कहीं ना कहीं ये धमकी दे रहा है किसी को, किसी से एक्सटॉर्शन करने के लिए पैसे की मांग कर रहा है। और हमने देखा कि अभी हलवाई लोगों से ये धमकी दे के पैसे मांग रहा था। और हिमांशु भाऊ नीरज भवाना गैंग से जुड़ा हुआ है। अब बताता हूँ कैसे। हिमांशु जब क्राइम करके और अपने गाँव में इसने 2 लोगों की हत्या करवा दी, जिसके बाद अब इसकी नज़र जो है, इस पर नज़र जो है वो नीरज भवाना की पड़ी। तो नीरज भवाना का एकदम खास है नवीन बाली। अब नवीन बाली ने इसे अपने गैंग में शामिल किया और इसे जेल में बैठे बैठे इन लोग ने मदद करना शुरू कर दी। लेकिन जब से ये फरार था हिमांशु भाऊ, ये पोर्तुगल गया, पोर्तुगल से ये चला गया अमेरिका और अमेरिका से बैठे बैठे ये अपना पूरा गैंग संचालित कर रहा है और अपना गैंग चला रहा है। अब ऐसे में था कि इसके टॉप क्राइम थे कि इसने रोहतक में 3 मर्डर करवाए थे 2022 में और फिर उसके बाद मुरथल ढाबा हत्याकांड जो कि 2024 का बड़ा फेमस है। फिर दिल्ली बर्गर कैफ़े वाला जो हत्याकांड था 2024 वो भी बहुत बड़ा है। फिर यूट्यूबर एलविश यादव के घर पे हमला, फिर फैजलपुरिया के घर पे हमला और ऐसे न जाने कितने हमले इसने करवा चुका है। और देखिए उम्र कम है, 22 साल की उम्र है, सपना है लॉरेंस बिश्नोई से भी बड़ा गैंगस्टर बनना। बम्बिया गैंग से भी जुड़ा हुआ है जिसके कारण जो कि एंटी ग्रुप है लॉरेंस बिश्नोई का। और कहा जाता है कि बम्बिया ग्रुप और ये हिमांशु भाऊ ये लोग अपना अलग सिंडिकेट चला रहे और इनका ऐसा मानना है कि बड़े लोगों को टारगेट करो, जो नामचीन लोग हैं उनको टारगेट करो, मीडिया कवर करेगी, हर कोई कवर करेगा तो अपने आप इनका नाम हाईलाइट होगा। और जैसे लॉरेंस बिश्नोई फेमस हुआ वैसे ये भी फेमस हो जाएगा। और 2022 में ही ये फेक पासपोर्ट बनाता है, फेक पासपोर्ट के थ्रू ये पोर्टुगल भाग जाता है, फिर वहाँ से अमेरिका। और 2023 में इंटरपोल इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देती है। हरियाणा पुलिस इसके ऊपर 1.5 लाख का इनाम रखती है, दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ 1 लाख का इनाम रखती है। फिर एनआईए की टीम इसके 50 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड करती हैं, कई लोगों को गिरफ्तार करती है और बहुत सारे लोगों को डिटेन करती है। लेकिन हिमांशु भाऊ पकड़ में नहीं आता, वो फरार हो गया था। अब जब पता चला कि ये लॉरेंस का एंटी गैंग है तो पता चला क्यों है, तो ये बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ है। इसके गैंग में बहुत सारे लोग अब जुड़ चुके हैं और बहुत नए लोग इस एक्टिवली इसके गैंग में ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखिए जब ये 2022 की बात है, 2023 की, जब ये भागा था तो इसने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कई मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया, बहुत बार हमें भी कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन इसने आए दिन इसने एक ज़रिया पकड़ लिया कि कैसे मुझे फेमस होना है। तो इसने क्या किया, इसने हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करूंगा मेरा नाम अपने आप बढ़ता जाएगा। और सेम नक्शे कदम पर चल रहा है, जैसा लॉरेंस करता था वैसा ही ये कर रहा है। अब ये एक अपनी छवि बनाना चाह रहा है कि मैं समाज सुधार के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन इसकी हिस्ट्री जानते ना कितना बड़ा समाज सुधारक है। इससे प्रॉब्लम है कि एलविश यादव सट्टेबाजी को क्यों प्रमोट कर रहा है। लेकिन इसका भी पास देखते। तो ये हरियाणा के जिस गांव से आता है रिटौली, उसी गांव में एक शख्स था जो बिजनेसमैन था और उसके प्राइवेट बसेस चलते थे। अब प्राइवेट बसेस जिस रूट पे चलते थे वहाँ बहुत सारे लोगों की दबंगई थी और उस रूट पे प्राइवेट बस चलाना बड़े ही रिस्की काम था, एक तरह से जो बड़े दबंगई का काम था। अब वहाँ उस गांव में 2 लोग एक्टिव थे, एक तो अंकित का गैंग था और एक था हिमांशु भाऊ। अब तो छोटे लेवल के गैंगस्टर थे, कुछ मतलब गैंगस्टर्स भी नहीं, छोटा मोटा गांव का ग्रुप। अब ऐसे में वो जो ट्रांसपोर्टर है वो बोलता है यार मेरी बस चलाने में दिक्कत हो रही है, तू मुझे सपोर्ट दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। तो हिमांशु भाऊ रेडी हो जाता है, अपने लोगों को उसके साथ लगा देता है। अब वो लोग उसकी बस को प्रोटेक्शन देना शुरू कर देते हैं, उसकी बस आती जाती है तो उसके पीछे ये बाइक से वो देते हैं। अब ऐसे में हिमांशु भाऊ का कहना था कि बाइक से ना बहुत मुश्किल होता है, बस बहुत आगे निकल जाती है, हमें कार लेके दो। तो ये जो बिजनेसमैन है जिसके बस चल रहे थे उसने इन्हें कार खरीद कर दे दिया। अब कार जिसके नाम पर खरीद के दी वो था अंकित।
अंकित का खुद भी गांव में बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, उसके घर वाले भी बहुत पावरफुल थे। अंकित के नाम पे लोन हुआ और वो गाड़ी जो है हिमांशु भाऊ के गैंग वाले यूज़ कर रहे थे। कुछ दिन बाद जो बिजनेसमैन है उसने ईएमआई भरना बंद कर दी कार की। अब जब कार की ईएमआई भरना बंद कर दी तो बैंक वालों का फ़ोन आया, बैंक वाले कार उठाने आ गए। तो ऐसे में अंकित के घर वालों ने कहा हिमांशु भाव से कि तू गाड़ी वापस कर। अंकित का जो भाई उसने कहा कि गाड़ी वापस कर। इसमें दोनों की तू मैं हो गई, दोनों की लड़ाई हो गई और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को देखने की बात कह दी। हिमांशु भाव ने कहा कि शाम को 6 बजे मिलेंगे मैदान में, और उसने भी, अंकित के भाई ने भी कहा मिलेंगे। जैसे ही अंकित का भाई सनी पहुंचा वहाँ और हिमांशु भाव पहुंचे, हिमांशु बंदूक लेकर गया था और उसने गोली मार दी जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और फरार हो गया हिमांशु भाव। अब ऐसे में पूरे गांव में दहशत फैल गई कि अरे बाप रे बाप, इस तरह की चीज़ हुई है। तो अंकित ने भी बिना सोचे समझे वो जो जिसके लिए हिमांशु भाव जिसके लिए काम करता था, उस बस वालों के लिए जो लड़के काम कर रहे थे उनको ढूंढा और दिन दहाड़े बस के अंदर उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अभी मामला यही नहीं रुका, हिमांशु जेल में बंद था, जेल से छूटा, जेल से भागा, फरार हुआ, छूटा तो नहीं, मतलब जेल भी नहीं, सुधार गृह, क्योंकि नाबालिग था। तो जेल से निकला, भागा और फिर उसने बदला लेने के लिए अपने ही गांव में 2 लोगों की हत्या कर दी। वो कौन थे? अंकित के घर वाले, अंकित के चाचा, और गांव का ही एक शख्स था जो उसके चाचा को बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी अंकित के चाचा को बचाने की कोशिश कर रहा था। और ये खुद नहीं किया था, इसने शूटर्स भेजे थे। और यहीं से कहीं ना कहीं रिटौली गांव में 2 लोगों का वर्चस्व कायम हो गया, एक था अंकित और दूसरा था हिमांशु। यहाँ से हिमांशु बन गया गैंगस्टर हिमांशु भाऊ। और फिर हिमांशु ने अपना नेटवर्क बढ़ा दिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इन सभी क्षेत्रों, और दिल्ली में भी, खास करके पंजाब और दिल्ली बॉर्डर वाले एरिया में इसने अपने ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर लिया। अब इसे पता है कि पैसा किस जगह से आ रहा है, इसे पता है गुड़गांव में बहुत ज़्यादा पैसा, और गुड़गांव के सिंगर्स, हरियाणवी सिंगर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पंजाब में तो पहले ही बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, बहुत सारे गैंगस्टर्स एक्टिव हैं जो पंजाबी सिंगर्स को टारगेट कर रहे हैं। अब इसका टारगेट जो है वो है हरियाणवी सिंगर्स, हरियाणवी इन्फ्लुएंसर्स जितने भी फेमस हैं उन सब लोगों को टारगेट कर रहा है। और एक मुखौटा पहन लिया इसने कि मैं समाज के लिए अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा ही सेम काम लॉरेंस ने भी किया, और सेम ये, तुम किसी की हत्या करोगे, एक्सटॉर्शन करोगे और सोचोगे कि तुम दिखाओ समाज में कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो ऐसे लोगों से तो कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं होने वाला। लेकिन कई लोग हैं जो अपराध की दुनिया में इनको अपना शहंशाह मानते हैं और इन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। ये नए नए बच्चे हर दूसरे दिन भर्ती करते हैं, इनकी ये खुद थोड़ी ना फायरिंग कर रहे हैं, यूएसए में बैठा है, फायरिंग इसके लिए कोई और कर रहा है, इसके लिए कोई और हमला कर रहा है। तो ऐसे कई बच्चे जो हैं वो कॉलेज टाइम में उसके बाद क्राइम करते हैं और इनके ग्रुप्स को एक्टिवली ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें हमारी एजेंसीज की बहुत बड़ी फेलियर है। हमारी एजेंसीज इनके ग्रुप को कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं कर पा रही, इन्हें पकड़ नहीं पा रही। इंटरपोल से ना अभी तक एल्विश का भाई, एल्विश बोल रहा हूँ, लॉरेंस विश्नोई के भाई को लाया गया, ना किसी को पकड़ा गया। कनाडा में इतने सारे बैठे हैं, गोल्डी बराड़ से लेके बाकी लोग, लेकिन किसी भी पकड़ नहीं पा रही एनआईए, ना उनकी टीम, ना हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। और आए दिन हम देख रहे हैं कि जो पुराना दौर था, जो दाऊद के समय वाला, मुंबई वाला, वो दौर फिर से कहीं ना कहीं पूरी तरह से लौट आया है। और अब हर सेलिब्रिटी सोचेगा पुलिस तो हमारी सुरक्षा कर नहीं सकती, ऐसे में हम क्या करें। ऐसे में ये गैंगस्टर्स दबाव बनाएंगे और इनसे एक्सटॉर्ट करेंगे, एक्सटॉर्शन मनी मांगेंगे। और अब जब देखेंगे कि सिक्योरिटी है ही नहीं, कोई पकड़ा नहीं रहा है, किसी भी मार दे रहे, सिद्धू मूसेवाला हो, कोई भी हो, तो हमारी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। अपनी जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि पुलिस और एजेंसीज के बस की कुछ भी नहीं है। और हम साफ साफ देख रहे हैं कि बिंदास कोई भी किसी को गोली मार रहा है, कोई भी किसी के घर पे हमला कर दे रहा है, और पुलिस आंख बंद कर बैठी है। जब सलमान खान को नहीं छोड़ रहे ये लोग, उनके घर पर फायरिंग करा दे रहे हैं, तो आम लोग क्या ही बोले। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।